हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। विकास दुबे इनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन बैठाने को मंजूरी दे दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के लिए क्या क्या चीजें बोली हैं। साथ ही साथ कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उनको देखते हुए चलेंगे। वैसे तो ये एक्ट किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन यदि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपको इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो केस के कुछ बैकग्राउंड फैक्ट के बारे में जान लीजिए। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसका नाम था घनश्याम उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये जो ऑर्डर हम कवर कर रहे हैं ये 22/7/2020 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। ये केस विकास दुबे नाम के क्रिमिनल के विषय में है, जिसका एनकाउंटर जुलाई 10, 2020 को हो गया था। अब इसके पहले कौन कौन से इवेंट्स हुए थे उन पे नजर डालते हैं। जुलाई 3 को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विकास दुबे को अरेस्ट करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन विकास दुबे और उसके साथियों ने उस पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके कारण 8 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई, इंक्लूडिंग दैट डीएसपी, और इसके अलावा 7 पुलिस वाले जख्मी हो गए। 3 जुलाई की घटना के बाद विकास दुबे एब्सकॉन्ड कर रहा था। फाइनली 9 जुलाई को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास उसने सरेंडर कर दिया। उसी रात को सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे की लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए याचिका दायर हो गई, जिसमें उसकी सिक्योरिटी के लिए प्रेयर की गई थी और साथ ही साथ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की गई थी। 10 जुलाई को पुलिस के मुताबिक जब विकास दुबे को एमपी से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था तो कानपुर से पहले ही उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब एक पुलिस पर्सनल उस गाड़ी के टायर को फिक्स कर रहा था तभी विकास दुबे ने उनकी सर्विस पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की, और इसी बीच फायरिंग हुई जिसमें कि विकास दुबे की डेथ हो गई। अब हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे क्या डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को एक इंक्वायरी कमेटी बनाने के लिए कहा था, जिसपे यूपी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनाया, यानी कि उस कमेटी को नोटिफाई करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनाया गया, जिसको कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, या फिर हम कहें परमिट कर दिया है। अब ये जो इंक्वायरी कमेटी होगी ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BS चौहान के अध्यक्षता में होगी, और इसमें 2 और मेंबर्स होंगे। एक तो फॉर्मर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल और फॉर्मर DGP KL गुप्ता। तो इन 3 लोगों को मिला के इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा कि कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे उन पे भी जल्द से जल्द यूपी गवर्नमेंट डिसीजन ले। इस कमीशन को कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1952 के अंतर्गत बनाया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ये कमीशन लखनऊ में स्थित होगा और इसकी फंक्शनिंग 1 हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जानी चाहिए। साथ ही साथ कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर कमीशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी सुप्रीम कोर्ट को और यूपी गवर्नमेंट को। लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज को क्लैरिफाई कर दिया कि जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा SIT बनाई गई है वो इस कमीशन की इंक्वायरी से अफेक्ट नहीं होगी, और वो अपना इन्वेस्टिगेशन का कार्य वैसे ही करेगी जैसे कि अभी तक कर रही थी। अब देखिए ये केस है, इस केस पे एक अलग वीडियो हम बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि एनकाउंटर के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दी थी। फिलहाल के लिए आप इस केस का नाम याद रखिएगा, 2014 का केस है। अब हम देखते हैं कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 को। ये एक्ट 14 अगस्त 1952 को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके विषय में क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, और इस एक्ट की डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1 अक्टूबर 1952 है, और अब ये एक्ट पूरे इंडिया पे लागू है। इसके बाद आते हैं हम डेफिनेशंस पे अंडर सेक्शन 2। इसमें सबसे पहले दिया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पर सबसे पहले तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जान लीजिए। 7th शेड्यूल के अंतर्गत लिस्ट 1 में वो चीजें दी हुई हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, यानी कि लिस्ट 1 में है सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट 2 में है स्टेट लिस्ट, लॉ एंड ऑर्डर इसी में आता है, और लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर तीनों में से किसी भी लिस्ट में जो भी चीजें दी गई हैं उनमें से किसी के भी विषय में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कमीशन बना सकती है, और उस केस में वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जहां पर भी स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड कमीशन को गठित करती है वहां पर वो
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। फिर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ प्रोवाइजोज दिए हुए हैं, इनको हम फिलहाल के लिए स्किप कर देंगे। उसके बाद सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में कमीशन को डिफाइन करते हुए ये कहा गया है कि कमीशन वो होगा जो कि सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट के अंतर्गत गठित किया जाएगा। इसके अलावा ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट सेक्शन 3 पे चलते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 3 का सेविंग क्लॉज देखते हैं। इसके हिसाब से लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं या फिर उन प्रोविजंस के अंडर में कोई इंक्वायरी चल रही है, तो उस केस में ये जो 2013 वाला एक्ट है ये प्रिवेल करेगा ओवर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। फिर जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कमीशन को अपॉइंट कर सकती हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले उनको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन बनाया जा रहा है और स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर में ये रेजोल्यूशन पास होगा, और इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद जो गवर्नमेंट होगी वो नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गेजेट के अंदर में कि हम सच एंड सच कमीशन बना रहे हैं, क्योंकि ये कमीशन नेसेसरी है फॉर अ मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। और यहाँ पर गवर्नमेंट को कमीशन के फंक्शंस भी बताने होंगे और ये बताना होगा कि कब तक के लिए ये कमीशन अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। फिर आगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल को रोकने के लिए प्रोवाइजो दिया गया है। इन दोनों पॉइंट्स में ये बोला गया है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मैटर पे कमीशन गठित करती है तो स्टेट गवर्नमेंट सेम मैटर के लिए कमीशन गठित नहीं कर सकती। ऐसे ही यदि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कमीशन गठित किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेम इशू पे कमीशन नहीं गठित कर सकती। अब दोनों ही केसेस में एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन को गठित किया है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सेम मैटर पे कमीशन गठित कर सकती है अगर उसको इस बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया हो तो। और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन का गठन कर सकती है किसी मामले में जिसमें स्टेट ने ऑलरेडी कमीशन गठित कर रखा है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो कमीशन की इंक्वायरी का स्कोप है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को कवर करता है। इसके बाद सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट कमीशन को बना रही है ये उसका डिस्क्रिशन होगा कि वो एक या एक से ज्यादा मेंबर्स या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स को डिसाइड कर सके। लेकिन जहां पर एक से ज्यादा लोग हैं कमीशन में वहां पर चेयरमैन के पास भी पावर होगी कि वो एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सके कमीशन के अंदर। तो यहाँ पर चेयरमैन की अपॉइंटिंग पावर भी बताई गई है। इसके अलावा कोई भी वैकेंसी होगी अगर कमीशन में फॉर एनी रीजंस एंड सर्कमस्टेंसेस तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिल करेगी। अब सब क्लॉज 4 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जिस भी गवर्नमेंट ने कमीशन को अपॉइंट किया है वो कमीशन की रिपोर्ट को लेजिस्लेचर में दिखाएगी, क्योंकि जो कमीशन का अपॉइंटमेंट है उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था लेजिस्लेचर के द्वारा। अब इस रिपोर्ट के साथ साथ गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन ये भी सबमिट करना होगा। और ये सब कार्य गवर्नमेंट को कब करना होगा? जिस दिन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की उससे 6 महीने के अंदर अंदर। अब इस एक्ट के अंडर में जो भी केस लॉज हैं वो सेक्शन 3 से रिलेटेड हैं। इनमें सबसे पहला केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी स्टेट के मिनिस्टर के कंडक्ट के ऊपर भी कमीशन बैठा सकती है, क्योंकि ये डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है। फिर आता है पीपीएम थंगैया नादर फर्म वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इस केस के अंतर्गत कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर दिया गया। पहली चीज तो कि जिस गवर्नमेंट ने कमीशन को बनाया है वो गवर्नमेंट बाउंड नहीं होगी उस कमीशन की रिपोर्ट से। साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट होगी वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होगी, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होती है। फिर कमीशन की रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू पे आर वेंकट कृष्णन वर्सेस सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट उसको बिना प्रूव किए एडमिट नहीं किया जा सकता इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि अगर उसको एज एन एविडेंस इस्तेमाल करना है तो उसको प्रूव भी करना पड़ेगा कोर्ट में। इसके बाद आता है जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कमीशन के द्वारा जो भी इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं मानी जाएगी। फिर कोर्ट की डेफिनेशन पे बात की गई सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शोरी के केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर किसी कमीशन में
सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हैं एज अ चेयरमैन, तो उस कमीशन को कोर्ट नहीं माना जाएगा और इस वजह से अगर कमीशन के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट होता है तो उसे कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अब कैलाश गौर वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कमीशन बना देने से स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट की कि वो एविडेंसेस को प्रूव करे और किसी भी केस में अपना पक्ष रखे। इसके बाद ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट संजय गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि यदि कमीशन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को नहीं फॉलो करती है, यानी कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को यदि कमीशन फॉलो नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट को इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।